हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे एसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस है उससे संबंधित प्रश्नों का ये क्लास दूसरा है। और आप सभी ऐसे पहले जो क्लास हो चुका है उसको आप देख चुके हैं। अब इसके बाद ऐसे 2024 में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का ऐसे आज फिर से हम लोग व्याख्या करेंगे। ये हमारा क्लास 2 है। इनमें से पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता। कौन से पुरस्कार जीता? ऑप्शन में है संगीत कलानिधि, ऑस्कर, संगीत नाटक अकादमी और नंबर 4 में है ग्रैमी। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रैमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या है? ग्रैमी पुरस्कार। ये ग्रैमी जो पुरस्कार होता है मुख्य रूप से संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यानी आप संगीत के क्षेत्र में अगर बेहतर करते हैं तो इसलिए ऐसे ये ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और ये ग्रैमी पुरस्कार ऐसे इसकी शुरुआत ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा वहां का जो एक रिकॉर्डिंग अकादमी है, रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे जो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्सन जो रह चुके हैं जिसको ऐसे इस क्षेत्र में से पुरस्कार मिला है। पंडित रविशंकर, जिसको ऐसे 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले अगर भारत में किसी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह है हमारे रविशंकर, पंडित रविशंकर। उसको सबसे पहले 1968 ईस्वी में हमारे भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार अगर किसी को दिया गया तो वो रविशंकर। और सबसे अधिक बार, यानी भारत में जितने भी लोगों को ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उनमें सबसे अधिक बार ऐसे रविशंकर को मिले हैं। 5 बार ऐसे रविशंकर को मिला है। 1968 में, 1973 में, 2002 ईस्वी में, 2013 में 2 उसे एल्बम में अलग अलग प्रकार से उसे ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 2013 में उसे 2 बार ऐसे ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन को 4 बार सम्मानित किया गया है। और 2009 के बाद ऐसे 2024 में, याद रखिएगा, 2024 में उसे 3 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 3 अलग अलग एल्बमों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसे काम करने पर ऐसे ग्रैमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में उसे 24 में 3 ग्रैमी पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन को। उसके बाद है राकेश चौरसिया को भी ऐसे 2024 में ऐसे 2 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, जाकिर हुसैन को ऐसे 3 ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिला है और राकेश चौरसिया को 2024 में ऐसे 2 बार ऐसे ग्रैमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ऐसे 2024 में किसे मिला है? गणेश राजगोपालन को भी मिला है 2024 में। शंकर महादेवन, शक्ति और वी सिल्वा गणेश, इन सभी को ऐसे 2024 में ऐसे ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रिकी केज को 3 बार ऐसे ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान मिला हुआ है, 2015 में, 2022 में और 2023 में। इसके अलावा है ए आर रहमान जो है उसको ऐसे 2010 में 2 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2010 में गुलजार हो गया, एच श्रीधर हो गया, तन्वी शाह हो गया और पीएच दीपक, इन सभी को ऐसे 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएच दीपक को 2022 में भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान मिला हुआ था। और फालू जो है इसको भी 2022 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन में था कि विश्व मोहन भट्ट जो 1994 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान मिला हुआ था। अंतिम जो है चंद्रिका टंडन, जो फिलहाल 2025 में चंद्रिका टंडन को ऐसे उसके एल्बम जो त्रिवेणी है उसके कारण ऐसे इसे चंद्रिका टंडन को ऐसे 2025 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। इस प्रकार से हमारे भारत में 10 से अधिक ऐसे लोग हैं जिसको ऐसे ग्रैमी पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग जो अकादमी है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसकी शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में किया गया था।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? यानी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन और सोडियम हाइड्राइड का अपघटन। इसका जो राइट आंसर है यानी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। बाकी जो है ये सभी रेडॉक्स अभिक्रिया में आते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? यानी दो अलग अलग अभिकारक भाग लेते हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और ऐसी अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल होते हैं, उसे ऐसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें से डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन इसमें है से ये रेडॉक्स में आते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन और सोडियम हाइड्राइड का अपघटन, ये सभी रेडॉक्स अभिक्रिया में आते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो लठमार होली जो है मुख्यतः ऐसे उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें ऐसे कुल्लू दशहरा, मिंजर मेला और लोहड़ी खेला जाता है। कर्नाटक में उगादी, कंबाला, हम्पी उत्सव, ये ऐसे कर्नाटक में मनाए जाने वाले वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उस क्षेत्र में मनाए जाने वाले कुछ ऐसे उत्सव और वहाँ का ऐसे लोकल जो त्यौहार हैं वो लिखा हुआ है लोसर। वहाँ के जनजातियों के द्वारा ऐसे लोसर मनाया जाता है। मायोको क्या है? मायोको वहाँ का एक उत्सव है। एक है ट्री मोपिन, सोलुंग न्यूकोम, अली आय लेगांग, ये अली आय लेगांग वहाँ का एक लोकल ऐसे त्यौहार है। आगे लिखा हुआ है रे, ये सभी ऐसे अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव और त्यौहार का नाम है। अगला प्रश्न स्क्रीन में लिखा हुआ है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार में आता है, जिसको भारत रत्न के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना, इसकी शुरुआत जो है 1954 में इसको स्थापित किया गया था और यह एक असाधारण सेवा के लिए, यानी भारत में एक असाधारण सेवा के लिए इसको दिया जाता है। 2024 तक, अभी भारत में 2024 तक ऐसे 53 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। यानी 2024 तक का ये जो डाटा है इसमें 53 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें से 5 महिलाएं भी शामिल है। 2024 में सम्मानित निम्न प्रकार से लोग हैं। 2024 में सम्मानित जो भारत रत्न है, जिसको सम्मान दिया गया है, उनमें से है कर्पूरी ठाकुर, जो मरणोपरांत जिसको दिया गया है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये एक समाजवादी नेता थे और इसको ऐसे 2024 में भारत रत्न से सम्मान दिया गया है। एक है 2024 में सम्मानित में लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता में आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इसको ऐसे 2024 में भारत रत्न से सम्मान दिया गया है। एक है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा जो राव है वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इसे भी 2024 में भारत रत्न से सम्मान दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक है चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह भी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसे भी 2024 में सम्मान दिया गया है भारत रत्न से। और एक है एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वह कृषि वैज्ञानिक है और इसका हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए इसको ऐसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में सम्मानित
कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पी.बी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। ये 5 जो है जिसको ऐसे 2024 में ऐसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी भारत रत्न का जो सम्मान है अभी तक 2024 में 53 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 5 महिलाएं शामिल है और 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। अगला प्रश्न है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन, जिसका ऑप्शन में दिया हुआ है पैरामेसियम। दूसरा है कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन, जिसमें लिखा हुआ है जेलीफिश। नंबर 3 में लिखा हुआ है कोशिकीय ग्रेड संगठन, जिसका है ऑप्शन में है साइकोन। और 4 नंबर में लिखा हुआ है उत्तक अंग ग्रेड संगठन, इसका है यूप्लेक्टेला। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी ये जो संगठन जो लिखा हुआ है, इस संगठन में कौन सा जोड़ी गलत है, तो ये जोड़ी ऐसे ये आपका राइट आंसर में आएगा, गलत में आएगा, क्योंकि ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक जो ग्रेड संगठन है इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा पैरामेसियम। तो ये क्या होता है, यह एक कोशिकीय जानवरों में देखा जाता है और इनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है जो सभी कार्य करता है, जिसमें अमीबा हो गया, पैरामेसियम भी हो गया। इसके बाद ऐसे कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन में जेलीफिश आता है, कोशिकीय ग्रेड संगठन में साइकोन आता है, और ये जो यूप्लेक्टेला जो है ये भी ऐसे कोशिकीय ग्रेड संगठन में आते हैं। उत्तक अंग ग्रेड संगठन में ये नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये जो राइट आंसर तब होता है जब यहाँ पर ये वाला होता, तो इसका ये गलत हो जा रहा है। इस प्रकार से उत्तक अंग ग्रेड संगठन का ये जो यूप्लेक्टेला जो है ये ऐसे रॉन्ग है, इस प्रकार से ये गलत में आता है। स्क्रीन में लिखा हुआ अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? यानी हमारे भारत में अगर कोई विदेशी निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका सामना करना पड़ता है? ऑप्शन में लिखा हुआ है कुशल श्रमिक अभाव, अस्थिर विनियामक परिवेश, तीसरा में है उपभोक्ता आधार अभाव, अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर जो है, जो चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो ऑप्शन नंबर 2 है अस्थिर विनियामक परिवेश। यह अस्थिर विनियामक परिवेश क्या है? तो यह एक सरकारी एजेंसियों द्वारा, यानी भारत का जो सरकारी जो एजेंसी है उसके द्वारा जितने भी हमारे भारत में उद्योग है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है और आर्थिक गतिविधियों में जो भी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं, उन सभी का देख रेख मार्गदर्शन के लिए ऐसे स्थापित जो कानून है, विनियम है, इन सभी का दिशा निर्देश का संदर्भित करता है। और इसमें हमेशा क्या है, ये सरकारी एजेंसियां में परिवर्तन नियम कानून होते रहते हैं, जिसके कारण ये ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण ये चुनौती का सामना करना पड़ता है। हमारा भारत देश में कुशल श्रमिक का कोई कमी नहीं है, यानी हमारे भारत में बहुत ही बेहतर कुशल श्रमिक हैं, बेहतर श्रमिक हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे लिखा हुआ है उपभोक्ता आधार का अभाव। उपभोक्ता यानी यहाँ पर कस्टमर की भी कमी नहीं है, उपभोक्ता का यहाँ पर बेस बना हुआ है। पूरे दुनिया चाहता है कि हम भारत में जाके अपना ऐसे इन्वेस्ट करें, व्यापार करें, लेकिन प्रॉब्लम यही चीज आ जाता है अस्थिर विनियामक, यानी कानून ऐसे स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का भी, यह एक तरह से भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी बन चुका है, तो उपभोक्ता का आधार यहाँ पर मजबूत है। तीसरा है अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, यानी विदेशी प्रतिस्पर्धा तो यहाँ पर है लेकिन उतना अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है और उपभोक्ताओं की संख्या इतना ज्यादा होने के कारण प्रतिस्पर्धा में भी उतना कमी, मतलब एक तरह से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आपका है से ऑप्शन नंबर जो 2 में लिखा हुआ है अस्थिर विनियामक परिवेश, ये है विदेशी निवेश को अधिकतर इन सभी का चुनौती इसमें करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन में लिखा हुआ है पल्लव, पांड्या, चोल, चालुक्य। ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह से पल्लव वंश का राजा था, और ये से इसका जो शासनकाल जो था वह है से 590 से 630 ईस्वी, यानी 590 से 630 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसके जो पिताजी जो थे सिंह विष्णु, इन्होंने ही ये पल्लव वंश की स्थापना किए थे।
और इसका शासनकाल जो था श्री विष्णु का 555 से 590 के बीच में, 555 से 90 के बीच में इसके पिताजी जो श्री विष्णु है उसका शासनकाल था। और उन्होंने इसकी राजधानी ऐसे कांचीपुरम बनाया था। कहां पर बनाया था? कांचीपुरम। ये इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश की जो राजधानी जो थी वो कांचीपुरम। इसके पिताजी जो थे जिसका नाम है श्री विष्णु, इन्होंने ही पल्लव वंश की स्थापना किया था। जो इसका शासनकाल जो था वो 555 से 590 के बीच में था। उसके बाद ऐसे इसके उत्तराधिकारी के रूप में वो ऐसे महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो शासन में आते हैं, जो 590 से 530 ईस्वी तक ऐसे शासन को स्थापित करते हैं। और इसकी राजधानी कहां पर है? कांचीपुरम। दूसरा में आता है पांड्या। पांड्या जो है ये ऐसे इसके जो प्रथम जो राजा थे जिसका नाम है कंटुकोन। क्या नाम है? कंटुकोन। कंटुकोन ये प्रथम राजा थे पांड्या का, जिसका नाम है कंटुकोन। और इसका जो शासनकाल जो था वो 575 से 600 ईस्वी, 575 से 600 ईस्वी तक ऐसे इसका शासनकाल था कंटुकोन का। और ये ऐसे पांड्या वंश के प्रथम राजा थे। इन लोगों ने ऐसे अपना जो राजधानी जो बनाया था वह मदुरा बनाया था। कहां पर बनाया था? मदुरा। यानी इसकी राजधानी, पांड्या की जो राजधानी जो थी वह मदुरा थी। कहां पर थी? मदुरा थी। उसके बाद है इसके जो अंतिम जो शासक थे जिसका नाम था वरगुण राम। क्या नाम था? वरगुण राम। इसके जो अंतिम शासक का नाम था वरगुण राम। और उसका जो शासनकाल जो था वह 1613 ईस्वी से 1618, 1613 से 1618 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। पांड्या का अंतिम शासक वरगुण राम जो जिसका शासनकाल 1613 से 1618 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद आते हैं चोल राजवंश। ये जो चोल राजवंश है इसकी जो प्रथम राजा है जिसका नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। विजयालय इसके प्रथम राजा का नाम था। और इसका जो शासनकाल जो था वह 850 से 870 के बीच में, 850 से 870 के बीच में इसका शासनकाल रहा है। और ये जो है इसकी जो प्रारंभिक जो राजधानी बनाई गई थी उसका नाम था उदयपुर। यानी चोल का जो प्रथम राजधानी जो बना था उसका नाम है उदयपुर। उदयपुर प्रथम राजधानी ये उदयपुर था। और बाद में से इसका से नाम यानी बाद में से चेंज करके इसका जो नया राजधानी बना जिसका नाम है तंजावुर। क्या नाम है? तंजावुर। ये बाद का राजधानी है तंजावुर और पहले था उदयपुर। और इसके जो अंतिम शासक हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो उसका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था उसका? राजेंद्र चोल। ये अंतिम शासक थे चोल वंश के। और इसका जो शासन काल है 1246 से 1279 ईस्वी, 1246 से 1200 राजेंद्र चोल का है से 1246 से 1279 ईस्वी तक है। 1279 राजेंद्र चोल का जो शासन काल है, जो अंतिम शासक है 1246 से 1279 ईस्वी तक दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट में आता है चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था जिसका नाम है प्रथम पुलकेशन। प्रथम यानी जो इसके प्रथम राजा थे जिसका नाम है पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम है। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी उसका नाम है वातापी। इसकी राजधानी का नाम क्या है? वातापी। और यह से वातापी जब राजधानी बनाए थे 543 ईस्वी में। कब बनाए थे? 543 ईस्वी में। उस समय इन्होंने जब राजधानी बनाया और उसी समय से ये चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में लिखा हुआ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय में स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है कंट्रोल बोर्ड, उसका जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत में बहुत सारे ऐसे बोर्ड बने हुए हैं जो खेल से संबंधित, जो निम्न प्रकार से हैं और जिसका मुख्यालय ऐसे दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण
SAI, इसका जो मुख्यालय है नई, यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका भी मुख्यालय से नई दिल्ली में बनाया गया है। खेल एवं युवा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, इसका भी जो मुख्यालय है वो है से नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय, भारतीय फुटबॉल संघ, इन सभी का जो मुख्यालय है वो है से नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली में। बाकी एक जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI जो है, इसका मुख्यालय है से मुंबई में स्थापित किया गया है। और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में है भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल इंडिया विश्वविद्यालय खेल, भारतीय ओलंपिक संघ, खेल एवं युवा मंत्रालय, हॉकी इंडिया का मुख्यालय और भारतीय फुटबॉल संघ, इन सभी का मुख्यालय से नई दिल्ली में बनाया गया है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने क्या किया था? 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भी एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत सेवक समाज। क्या नाम से जानते हैं? भारत समाज सेवक के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी में किए थे। 12 जून 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था, जिसको ऐसे सर्वेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी जो है इसको फाउंडर ऑफ स्पोर्टिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फाउंडर ऑफ स्पोर्टिंग इन इंडिया, फाउंडर ऑफ स्पोर्टिंग इन इंडिया के नाम से श्री राम वाजपेयी को जाना जाता है। स्पोर्टिंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में है राम मोहन राय। तो राम मोहन राय जो है यह ऐसे ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। किसकी समाज की स्थापना किए थे? ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ये 1828 ईस्वी में कब किए थे? 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। और यह एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, सुधार आंदोलन। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। और इसका उद्देश्य था, यानी राजा राम मोहन राय ने इसका एक उद्देश्य स्पष्ट किया था कि हिंदू धर्म में जो फैले हुई जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना है और एक ईश्वर को बढ़ावा देना। यानी ईश्वर एक है, इसको ऐसे हमें आगे बढ़ाना है। तो ये ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो हिंदू धर्म में जो फैली हुई जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए और एक ईश्वर को मानने के लिए इस समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप ऐसे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।